आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो प्ले स्टोर में जाकर के आलोक IAS अकेडमी टाइप करके मुझे पाया जा सकता है। वहाँ पर धीरे धीरे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न इंडिया के जो है वीडियोस लेक्चर्स उपलब्ध करा रहा हूँ। धीरे धीरे पूरी सीरीज आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज जो हम लोग परिचर्चा करेंगे वो परिचर्चा है न्यूज़पेपर एनालिसिस बेस्ड है, जिसमें मैं बात करूंगा न्यूज़पेपर में क्या क्या परिचर्चाएं हैं। दैनिक जागरण में एक जो पहली लेख है योगी ही उपयोगी है। दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने एक इसके पहले यूट्यूब वीडियो बनाया था कि क्या भाजपा 300 पार करेगी या नहीं करेगी। उसमें 10 सीटें कम या ज़्यादा की बात की थी, तो 290 से 310 मेरा अनुमान था और 274 सीटें यानी मेरे अनुमान से 17 सीटें भाजपा मिनिमम 17 से 20 सीटें कम रह गई हैं। लेकिन फिर भी अनुमान होता है। मैंने कहा था मनोरंजन के लिए देखिएगा। फिर भी भाजपा ने सत्ता को गेन किया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के रूप में अपना एक जो रुतबा है उसको बढ़ाया है, बरकरार किया है। ईश्वर उनके भी भविष्य को सुरक्षित रखे, आगे बढ़े वो लोग। राजनीति में जो लोकतंत्रात्मक परंपराएं हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है, यहाँ जनता ने ऐसा जनमत दिया है। विपक्ष भी मजबूत है और सत्ता पक्ष भी मजबूत है। जो फिट नहीं थे, जो जनता की आवाज़ नहीं उठाते थे, वो विपक्ष से गायब हो गए हैं। मोदी योगी जी की अपनी सरकार पुनः वापसी आई है। न्यूज़पेपर में यही एनालिसिस है आजकल पर चर्चा में कि 2022 ने तय किए हैं 2024 के नतीजे। और एक हेडिंग और है कि परिवारवाद को तिलांजलि दे दिया है। तिलांजलि तो नहीं दी है, वरना अखिलेश यादव जी 130 सीटें लेकर के नहीं आते। हाँ, लेकिन परिवारवाद को झटका जरूर लगा है और ठीक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बुलडोजर लाभार्थी और मोदी योगी का चला जादू। अब तो जो जीता वही सिकंदर। इस समय जो जीता है जादू उसी का माना जाता है। फिर उसके बाद जो पंजाब में आप पार्टी का जो उत्कर्ष है ये अच्छी बात है। लेकिन पंजाब जिस तरह से आप अतिवादियों के साथ रहती है और राष्ट्र विरोधी चीज़ों पर शामिल हुई है और इस बॉर्डर स्टेट पे उसका जीतना देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए कहीं खतरनाक ना हो, इस बात का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। उत्तराखंड में भी कमल खिला और 47 जो है सीटें भाजपा को प्राप्त हुई हैं। ये एक इतिहास रख दिया जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने। उन्हें कुछ महीनों का ही मौका मिला था और अब वो चुनाव हार गए। ये भी जो है उत्तराखंड में ये है कि जो सरकार जीतता है वो मुख्यमंत्री हार जाता है या हरा दिया जाता है। इस तरह से इसमें पर चर्चा है। कानपुर में भाजपा की 7 सीटें शायद निकली हैं और 3 नहीं निकली हैं, कैंट की और सीसामऊ की और आर्यन नगर की शायद। और एक है सारे मिथक तोड़ रहे हैं ब्रांड मोदी। कोई ऐसी एनालिसिस ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर में जो आपके लिए स्पेशली कराया गया। सब चीज़ें पॉलिटिकल भरी हुई हैं, तो जिसमें जितनी पॉलिटिकल हमें करानी चाहिए मैं उतना ही आपको परिचर्चा कराऊंगा। कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं, एक कदम भी नहीं चला। हाथी की तो हालत बहुत गड़बड़ है। हमने कहा था 2 मार्च का जो TV9 में अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ मेरी परिचर्चा थी, बहस थी। अमिताभ जी ने मुझसे कहा था कि 20 मिनट तक बसपा का वोट कभी मूव नहीं करता है, बसपा का वोट मूव नहीं करेगा। 20 से 22% वो हमेशा रहा है, लेकिन बसपा का वोट 9 से 10% मूव किया है और ज़्यादातर भाजपा के खेमे में गया है। और आप लोगों के जो है अनुकंपा से या यूँ कहे आप लोगों की ब्लेसिंग से वो मेरी बात सही निकली और 10% तक का मूवमेंट आया है जो है दलित वोटों का। और अगर भाजपा से 10% वोट कम कर लिया जाए तो सपा सरकार बना रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्विंग वोटर है या जो साइलेंट वोटर है भाजपा का, इसके पहले क्या होता था कि भाजपा का वोटर वोकल होता था, दूसरी पार्टियों का वोटर शांत रहता था। इस बार उल्टा हो गया, सपा का वोटर वोकल हो गया। मीडिया में भी उसका वोटर ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन भाजपा का वोटर शांत रहा और उसने केवल और केवल अपने हिसाब से काम किया और भाजपा इतिहास बनने जा रही है। और अजय के वर्मा जी का लेख है, हमारे गुरु के गुरु हैं ये। डबल इंजन की सरकार का जो दम है उसने दिखा दिया है। 5 में से 4 राज्यों पर जो है भाजपा अपनी सरकार बनाने पे कामयाब रही है और जहाँ तक यूपी में बचाया, उत्तराखंड में बचाया, गोवा में भी अपनी सरकार बचाई और जहाँ तक मेरा मणिपुर में भी भाजपा की सरकार थी। यस, और उसने चारों राज्यों में जो प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा
प्रो इनकम्बेंसी में बदलने पे सफल हुई है। और बुंदेलखंड में भाजपा ने पिछली बार 19 में से 19 सीटें जीती थी, इस बार 19 में से 16 सीटें जीती है। उसके बाद यूक्रेन की जब पर चर्चा करें तो कह रहे यूक्रेन में अस्पताल पर रूसी बम बरसे। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति अब सरेंडर होने के मूड में है और रूस से वार्ता करना चाहते हैं, तो ये बात अगर वो पहले समझ जाते तो इस शायद इतनी समस्या ही नहीं आती। फिर दूसरी बात, तो न्यूज़पेपर में सेंसेक्स में 817 अंकों का उछाल आया, निफ्टी में भी तेजी आई है। ये ऐसा क्यों हुआ है? घरेलू शेयर बाजार में शायद भाजपा का जो चुनाव में पर लाभ है, जीती है, उससे भी सेंसेक्स ऊपर जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल कारणों से भी सेंसेक्स नीचे गया था। और यूक्रेन और उसमें भी कुछ परिवर्तन है, युद्ध की को खत्म होते हुए दिख रहा है, शायद युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ जाए, वार्ता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए भी सेंसेक्स में सुधार आपको दिखाई दे रहे हैं। सपा के गढ़ में भी भाजपा ने यूपी को बनाएंगे नंबर 1 प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, देखिए बनाते बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो सही काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ते भरोसे का जनादेश है, यह जीत भाजपा में नई लहर पैदा करेगी, जबकि गैर भाजपा मोर्चा बनाने का विपक्षी दलों को उत्साह ठंडा पड़ेगा। ये लेख है संजय कुमार जी का, जो और मैं इससे सहमत हूं। जब एक जीत आती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो जीत होती है, वो संकेत देती है कि आने वाले समय में क्या होगा। मैंने 2019 में कहा था कि अगर केंद्र में भाजपा को, मोदी जी को 2019 में नहीं हराया गया, तो जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तब तक रहेंगे, या जब तक वो जीवित है, ईश्वर भगवान करे उनको सतायु हो, तो या तो वो खुद त्याग कर देंगे पद का, या वो उनका जीवन ही ना रहे, बट ईश्वर करे 100 वर्ष तक जिए, तो खुद ही त्याग करेंगे, उनको पद से कोई हटाने वाला नहीं है। ये बात मैंने 2019 में कही थी, आज मैं यूट्यूब में फिर से कह रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। मोदी जी को कोई भी नहीं हटा सकता, वो इतने ताकतवर नेता है, इतने कि वो उनको हराना असंभव है। वो प्राइम मिनिस्टर पद में हमेशा रहेंगे, जब तक वो चाहेंगे तब तक रहेंगे। जब वही रिटायरमेंट लेंगे तो ही वो वहाँ से हटेंगे, उनको कोई हराने वाला दूर दूर तक नहीं है। और दूसरा, हिंदुस्तान ने एडिटोरियल दिया कि नतीजों के मायने क्या है। वही विपक्षी पार्टी ने बड़ी कड़ी मेहनत की हो, लेकिन सच है कि समग्रता में भाजपा अपने नेतृत्व की मजबूती और अपनी मेहनत से आगे आई है। यानी जो भाजपा में एक नहीं, पैरेलल बहुत सारे लीडरशिप हैं, योगी भी हैं, मोदी भी हैं, और अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा जी भी हैं, और सारे नेता हैं। वो एक पूरी लाइन है, राजनाथ सिंह जी हैं, एक लाइन है, टीम है। उससे जब एक परिवारवादी पार्टी लड़ती है, तो परिवारवादी पार्टी की अपनी एक सीमाएं होती हैं, उनकी अपनी एक असुरक्षा होती है कि वो अगर कोई दूसरा लीडर बढ़ के आगे आ जाएगा तो नंबर 1 पर न पहुंच जाए, इसलिए वो नंबर 2, 3, 4 वालों को बहुत स्ट्रांग नहीं करता। शायद मेरी अपनी परिवारवादी पार्टी होती तो मैं भी ना करता। परिवारवादी पार्टी जो एक वंश वृक्ष से चलती है, उसकी एक थोड़ी सी अपनी कमजोरी होती है कि वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था से चलती है। लेकिन जब वंशवादी पार्टी नहीं होती, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, इसकी एक ताकत है कि जो बेस्ट होगा वो दूसरों को रौंदते हुए आगे आएगा और फिर पार्टी को आगे लेके जाएगा। तो पार्टी हावी हो जाती है व्यक्ति से, तो जब व्यक्ति से पार्टी बड़ी हो जाएगी तो पार्टी का ग्रोथ होगा। लेकिन व्यक्ति और पार्टी में जब एक की तुलना होगी और व्यक्ति से पार्टी जानी जाएगी, तो सीधी सी बात है कि पार्टी की ग्रोथ की गति धीमी हो जाएगी। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में सिर्फ यही एक चुनावी पर चर्चा है, और भाजपा ने यूपी में लगातार दूसरी बार जीत का चुनाव रचा है, इतिहास रचा है। 1985, 80 और 85 में कांग्रेस आई थी, 85 के बाद से 37 साल हो गए, कांग्रेस कभी या कोई भी राजनीतिक दल दोबारा सत्ता में रिपीट नहीं हुआ। इतिहास तो लिखा ही गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, 18% लोग, मुस्लिमों ने भी भाजपा को मत दिया है, ये भी इतिहास लिखा गया है। दलितों ने बड़ी मात्रा में मत दिया है। तो वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूरे भारत के हर वर्ग, हर धर्म की पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के लिए इसमें बहुत बहुत बधाई। और अखिलेश जी की जो पार्टी है, उसने भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के सामने 6 महीने की तैयारी में भी बहुत अच्छी टक्कर दी है। इस बात के लिए अखिलेश जी भी बधाई के पात्र हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का होना लोकतंत्र को निरंकुश होने से रोकने के लिए अति आवश्यक है, तो सशक्त विपक्ष भी लोकतंत्र को मजबूत करता है। दोस्तों, आज की एनालिसिस में यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।